बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी और श्री हरिमोहन जी। सर, सबका स्वागत। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, संसद में कोई बात कही जाती है, उसका बड़ा अर्थ निकलता है। मोदी जी कह दें तो होता ही होता है। एक उन्होंने लाइन कही थी जिसकी हम लोग को बहुत सालों से प्रतीक्षा थी कि इकोसिस्टम का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। जैसे योगी जी कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझता है उसको हम उसी भाषा में समझाएंगे। तो यह जो है एक मूल मंत्र, एक बटोगे तो कटोगे के अलावा, बटोगे तो कटोगे तो चल रहा है कि सामने से, पीछे से यह है कि भाई एक मूल मंत्र और मिल गया है प्रवक्ताओं को कि जो जिस भाषा में जो समझता है उसी की भाषा में वैसे ही समझाया जाएगा। तो सुने हैं सर कि आज तक पे जो है कुछ हुआ है। अंजना ओम कश्यप जी मुस्कुराना चाह रही थी, मुस्कुरा नहीं पा रही थी। भाई एंकर हैं तो मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। बाबा जी, जरा कहानी बताइए कि हुआ क्या है, और इससे आज का जो हमारा विषय है हम उससे भी जोड़ेंगे। विषय दर्शकों ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है और ये मूर्त रूप में आने वाला है, पर इसके इसके और सारे कारण क्या है, निहितार्थ क्या है, उस पर भी बात होगी। और छोटी मोटी घटना नहीं होगी, ये भारत का इतिहास भविष्य सब बदल जाएगा इस एक चीज से। तो बाबा जी, पहले अंजना ओम कश्यप जी के यहाँ पे जो हुआ वो कृपया जी। मैं वैसे इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे हमारे हरिमोहन भाई। मैं तो एक लाइन में दर्शकों को बता दूं, दर्शकों ने वैसे देख भी लिया होगा कि कल अंजना ओम कश्यप के चैनल पे कोई पैनल डिस्कशन हो रहा था। तो उसमें वो जो भाटिया जी हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे, वैसे पेशे से वकील है। वो एक पोस्टर लेके बैठे थे जॉर्ज सोरोस का और राहुल गांधी जी का, और उस पे लिखा था गांडोस, GANDOS। पहले तो मैंने कहा यार गांडूज है या गांडोस है, पर वो DOS था। तो क्या नाम, बड़ी मुश्किल से हंसी रोक पा रही थी, क्या नाम, अपने वो अंजना कश्यप जी, और सामने सुप्रिया श्रीनेत जी बैठी थी और वो बहुत बुरी तरह खिसिया रही थी। सर, बात यह कि जिस तरीके से ये लोग मोदी और अडानी का नाम जोड़ के मोदानी मोदानी करते थे, अब गांडोस में इन लोग को मिर्चें लग रही हैं। वैसे इस मुद्दे पे ज्यादा बढ़िया प्रकाश डालेंगे हरिमोहन भाई। हरिमोहन भाई, आप बताइए जरा, आपने इसको कल बड़ा, आपने तो बकायदा इस पे एक वीडियो भी कर दिया है गांडोस पे। देखिए, एक्चुअली राहुल गांधी ने पिछले कुछ टाइम में एक राजनीति शुरू करी है। हालांकि वो काफी टाइम पहले से वो राजनीति कर रहा था, लेकिन राजनीति ये शुरू करी कि संसद के पटल पर फोटो दिखाना, संसद के पटल पर कभी शिव भगवान भोले बाबा की, कभी किसी चीज की फोटो दिखाना, और फोटो दिखा दिखा के उसके ऊपर मैसेज देने की कोशिश करना और एग्रेसिव बनकर दिखाने की कोशिश करना। लेकिन उसमें बड़ा तरीके के साथ इसने, राहुल गांधी ने बहुत एफर्ट लगाकर एक काम किया कि भाई मोदी और अडानी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाए। पहले तो पिछली बार 2019 से 24 के बीच में बात आई थी, उसमें था हम दो, हमारे दो, मोदी अमित शाह के अडानी अंबानी हो गए। अब न जाने अंबानी साहब जब अनंत अंबानी की शादी का कार्ड देने पहुंचे तो ऐसी क्या घुट्टी पिला के आए थे, या क्या मैसेज दे के आए थे, या क्या उस कार्ड में दे के आए थे कि एकदम से इनके प्रोटेस्ट में अडानी का नाम तो रह गया, अंबानी का नाम गायब हो गया। अब यहीं से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे ही अडानी अंबानी का नाम गायब होता है, वहीं से मेरे को कुछ शक होता है कि कुछ ना कुछ तो अंदर डील हुई है कि एकदम से अंबानी का नाम गायब कैसे हो गया और केवल अडानी ही कैसे बना। खैर, अडानी का नाम देके जिस तरीके से अडानी को घेरने की कोशिश की गई, हालांकि खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव में एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है, मोदी जी का नारा था। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का नेक्स्ट लेवल, एक है तो सेफ है वाला नारा था। अब उस एक है तो सेफ है कि मौकरी मजाक बनाने के लिए क्या किया भाई साहब, सीधी सी बात है, इन्होंने एक पोस्टर, मतलब मौकरी बना दी कि असलियत में मोदी अडानी एक है तभी सेफ है। और यहां तक कि अपनी जो नाटक मंडली लेके वो संसद में पहुंचे हुए हैं, उस नाटक मंडली के दो कलाकार जो हैं वो मुखौटे पहन पहन के अडानी और अंबानी के रोल प्ले कर रहे थे। भाई, इनके पास अपना तो कुछ बताने के लिए है नहीं, अपना कुछ समझाने के लिए है नहीं,
विचार है नहीं, कुछ है नहीं, बस जनता से शिकायतें कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अरे सही कैसे हो मोदी रहा और है? अडानी हाँ के मुखौटे पहन के लोग नौटंकी कर रहे थे वहां पे। हाँ हाँ, तो भाई नया बताने के लिए इनके को पास कुछ है नहीं ना भाई। देखिए, नेता विपक्ष का सबसे पहला काम होता है विचार देना, विचार बताना कि भाई अल्टीमेटली तुम्हारा विचार क्या है। अब नेता विपक्ष विचार ही नहीं बता रहा, यहाँ तो वो तो कह रहा है बस हो रहा है, चोर है, चोर है, चोर है। भाई चोर तो है, हम मानते हैं, तेरा विचार क्या है? क्योंकि चोरी तो तूने तो इनसे ज्यादा बड़ी करी थी। अब तेरे बाप दादाओं ने तेरे लिए इकट्ठा करके रखा हुआ है, मोदी किसके लिए इकट्ठा करेगा? तो भरोसा सा नहीं हो रहा, बस भरोसा दिला दे कि चोरी हुई है, और चोरी किसके लिए हुई है वो बता दे, क्योंकि जो बेनिफिशियरी होगा उस, अगर वो खानदान का निकला तो ठीक है, अगर बेनिफिशियरी खानदान का निकला नहीं, बेनिफिशियरी खानदान का हुआ नहीं, ठीक है, और कमा के दे गया, और पता लगा अडानी साहब यहां से मदद लेके या कुछ भी करके और विदेशों में भारत की इज्जत बचा रहे हैं, भारत के लिए लड़ रहे हैं, तो यार उसमें बुराई क्या है? तो सवाल यही है। तो ऐसे में इनकी लड़ाई शुरू हुई, इन्होंने शब्द निकाला मोडानी, मोदी प्लस अडानी मोडानी। चलो जी ठीक है, हो गया जी। अब सीधी सी बात यह, मोडानी निकाल दिया, लेकिन भाई भाई अगर तुम चौकीदार चोर है का नारा लगाओगे या मोदी को फेंकू कहोगे, तो पप्पू सुनने के लिए तो तुम्हें भी तो यार तैयार रहना पड़ेगा। अगर मोदी की शादी की बात करोगे तो राहुल गांधी को अपने बीवी बच्चों के तो नाम बताने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इस नीचे, भाई या तो विचार की लड़ाई लड़ो, विचार की लड़ाई आप लड़ नहीं रहे, तो विचार की लड़ाई नहीं लड़ रहे और उटपटांग हरकतें कर रहे हो, कानून को तोड़ने में आपको बड़ा मजा आ रहा है, रूल्स को ब्रेक करने में मजा आ रहा है। तो जो पहला वाला भाषण था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में बीजेपी का वही नीति है कि भैया देखो सीधी सी बात है, तुम जिस भाषा में समझोगे या जिस भाषा में तुम बात करोगे, हम भी एग्जैक्टली उसी भाषा में बात करेंगे। तो जैसे ही इन्होंने मोडानी कहा, तो भाई मोदी और अडानी का जब रिश्ता स्थापित किया जाता है, तो राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता भी स्थापित किया जाता है। और जैसे ही राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस का रिश्ता आप स्थापित करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं अगर मोदी प्लस अडानी करोगे तो राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस भी करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि जब किसी की किस्मत खराब हो तो दो शब्दों को बना के एक में तो मोडानी बनता है, उसका तो कोई मीनिंग निकलता नहीं। लेकिन जैसे गांधी और सोरोस को जोड़ने के बाद जो बना, उसमें तुम्हें हंसी आ रही है, उसमें तुम्हें नाराजगी हो रही है, उसमें तुम्हारे मुंह बन रहे हैं, तो तुम्हें तुम्हारा मुंह नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर मोडानी सही है तो गांडोल भी सही है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कल मैंने इस शब्द को लिखने से पहले भी उसका मतलब ढूंढने की कोशिश करी, तो जैसे ही हम वर्ड टाइप कर रहे हैं तो हिंदुस्तानी भाषा में क्या है उसका मैं मतलब नहीं बता सकता, लेकिन वास्तविकता में किसी मिठाई या डिश का नाम है जिसका मीनिंग कुछ और जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे अब वो तो मतलब अब किसी का मतलब कुछ भी निकल सकता है। अब जैसे मैं, शायद मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया के दो पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे कि शीला दीक्षित के लिए, दीक्षित को जिस तरीके से वो अपने एक्सेंट में बोल रहे थे तो वो दीक्षित निकल रहा था, उसका मतलब कुछ और निकल रहा था। ऐसी ईरानियन गाने को अगर हम सुनते हैं या कुर्दिश गाने को सुनते हैं तो उसका गाना अगर प्रेम गीत का सुना जाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे कोई मतलब अल्टीमेट लेवल पर कुछ बात कर रहा है। विराट कोहली एक क्रिकेटर का नाम लेता है बेन स्टोक्स का, तो दूर से कुछ और समझ में आता है कि वो विराट कोहली की जबान से। ऐसे ही वो मंकी, मतलब मंकी, वो क्या नाम था वो बंदे का जिसने ऑस्ट्रेलियन था, समेंट से हरभजन सिंह के साथ हुआ था, हरभजन सिंह ने गाली दी तो उसने बोला कि भाई ये रेसिस्ट है, ये मुझे मंकी बोल रहा है। वो अब समझाएगा कि भाई मंकी नहीं बोल रहा, बोल तेरी माँ की। तो पॉइंट इज की अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग एक्सेंट्स होते हैं, तो आदमी अलग अलग अपने निहितार्थ निकाल लेता है। जी, अब कांग्रेस के साथ मंदबुद्धि है ना, उसका निहितार्थ कहीं और निकाल रहा है। अब उनमें बुद्धि का, बालक बुद्धि इसी को तो कहेंगे। अब उसने तो जो भी मतलब निकाला वो एक मिठाई का नाम है। अब ये तो पता नहीं कौन कौन सी गंद बला सोच के बैठे हुए हैं कि तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। देखो बाबा जी ने उंगली की है सही जगह। जी जी, तो जरा बाबा जी को सुना जाए कि बाबा जी के क्या अर्थात निकल रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं। जी बाबा जी। मैं हरिमोहन भाई, मैं एक बात को पॉइंट आउट करना चाहता हूं। एक राजनेता जिसको चुनाव लड़ने हैं, जिसके ऊपर चुनाव जीतने का प्रेशर है,
जो 79 या 80 मेजर इलेक्शंस राज्य 89 विधानसभाओं के और 89 इलेक्शन हार चुका है, उसके ऊपर चुनाव जीतने का एक दबाव होता है। इसके बावजूद राहुल गांधी जिन मुद्दों को पिछले कई इलेक्शंस में, कम से कम 10 से 15 इलेक्शंस में लगातार उठाते रहे हैं, एंड दोज इश्यूज हैव नॉट पेड डिविडेंड्स। लाइक वो अडानी का मुद्दा उठाते हैं, अडानी अंबानी का मुद्दा उठाते हैं, लंबे समय से उठा रहे हैं, कभी किसी चुनाव में उनको लाभ नहीं मिला। मोदी चौकीदार चोर है, राफेल, ये वो, मणिपुर, सर इन मुद्दों पे वोट नहीं मिलते। इसके बावजूद राहुल गांधी और इनका पूरा गिरोह इन्हीं मुद्दों को बार बार उठा रहा है, क्योंकि सर ये मुद्दे चुनाव जीतने के लिए नहीं उठाए जा रहे हैं, वोट लेने के लिए नहीं उठाए जा रहे हैं। उनको मालूम है इन पे वोट नहीं मिलेगा, परंतु डीप स्टेट ने इनको जो सुपारी दी है, इनको सुपारी दी है कि तुम्हें इस देश को तोड़ना है, तुम्हें इस देश में अस्थिरता, अराजकता फैलानी है, और तुम्हें इस देश को इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बर्बाद करना है। तो सर ये वोट लेने के लिए ये पॉलिटिक्स व्यक्ति कर ही नहीं रहा। इसने जो डीप स्टेट से सुपारी ले रखी है, अब बार बार अडानी पर चोट करके ये अडानी की अर्थव्यवस्था को चौपट करेगा। इससे भाई अडानी हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज बन चुका है, तो निश्चित रूप से इंडिया की इकोनॉमी पे असर पड़ता है। जब बार बार अडानी पर झूठे आरोप लगाने से उसके स्टॉक्स क्रैश करते हैं, तो इंडियन इन्वेस्टर जो है, जो आम कॉमन गरीब आदमी है, उसने जो पैसा लगा रखा है उसका लॉस होता है। इससे पब्लिक में निराशा फैलती है, इससे पब्लिक में असंतोष फैलता है, इससे पब्लिक में गुस्सा आता है। बाबा जी, तो सर ये जब अडानी के स्टॉक वैल्यू गिरते हैं, नहीं कर रहा है सर, जब अडानी के स्टॉक वैल्यू गिरते हैं, पता है खरीदता कौन है उस समय? हाँ, ये अमेरिका वाले, ये सोरोस एंड गैंग खरीदता है, और जब वापस बढ़ जाते हैं तब फिर बेचता है। जब वापस बढ़ जाते हैं तो क्या करता है कि फिर अडानी के मामले में शोर मचाता है कि हाय अडानी, हाय अडानी, हाय अडानी, फिर नीचे गिरते फिर खरीद लेता है। ये दूसरा गेम चल रहा। ये राहुल गांधी इनको फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचा रहा है अडानी का नाम लेके। और सर एक बात बताइए, अडानी का नाम लेके, अडानी का नाम ही लिया है, व्यापारी चोर है, ये तो वामपंथियों का पुराना शिगुफा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया था फिल्मों के माध्यम से हर तरीके से, व्यापारी चोर है, व्यापारी चोर है, और सरकारी लोग ही ठीक है, सबसे बड़े चोर तो सरकारी अधिकारी का पैसे आते हैं, नेताओं के आते हैं, इस तरीके से आते हैं। व्यापारियों ने तो देश बनाया है साहब। तो ये जो मानसिकता है, ये जो नैरेटिव स्थापित किया गया है। अच्छा, आप कह रहे थे कि डीप स्टेट ने मतलब वोट से इनको मतलब नहीं है। हमने ये भी देखा बाबा जी, अब हम अपने विषय पे आते हैं, कि ट्रंप के कार्यकाल में 2019 में मोदी जी को बहुत जबरदस्त सफलता मिली, 303 सीट आई, क्योंकि उस समय फॉरेन इंटरफेरेंस उतना नहीं था। 24 में फॉरेन इंटरफेरेंस रशिया के आधिकारिक हैंडल से आया कि भारत के इलेक्शन में यूएस का इंटरफेरेंस हो रहा है। हमने भी देखा, हमने अपनी इस बात को महसूस किया, बहुत सारे वीडियोस भी बनाए। फिर से 2029 का जो चुनाव होगा, अगर मान लीजिए 2028 में ट्रंप हट जाते हैं और फिर से डेमोक्रेट आ जाते हैं, तो 2029 का चुनाव भी फिर वही डेमोक्रेट, एक तलवार लटकी रहेगी कि डेमोक्रेट से रिपब्लिकन, डिपेंड करेगा 28 के चुनाव पे। पर चूंकि परिसीमन भी होने वाला है 2026 का, और वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात आ रही है, आप ही बता रहे थे अभी, तो क्या आप देखते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आएगा, जो मोदी जी इस फॉरेन इंटरफेरेंस से भारत के चुनाव को बचा पाएंगे? क्या इस दिशा में भी मोदी जी काम कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये डीप स्टेट से हम कब तक जूझते रहेंगे भाई? हम कब तक अपने चुनाव को इनके हाथ में छोड़ देंगे? जी सदीप भाई, कल रात को मेरा और हरिमोहन भाई का एक डिस्कशन हुआ है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा कि अगर 2029 में जब
लोकसभा का चुनाव होगा अगला हमारे देश का, तब तक बहुत संभावना है कि जो बाइडेन का और ये डीप स्टेट का गिरोह ट्रंप का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा आ चुका हो। तो एक संभावना पे मैं और हरिमोहन भाई आज विचार करने के लिए हमने ये डिसाइड किया था कि क्या ऐसी कोई संभावना है कि मोदी जॉर्ज सोरोस के गिरोह के प्रभाव को कम करने के लिए ट्रंप के कार्यकाल में ही भारत का अपना चुनाव करा ले, 1 साल पहले प्रीपोन कर ले, कुछ मध्यावधि चुनाव हो जाए, या वन नेशन वन इलेक्शन का बताया गया कि भाई इसी सत्र में जो है वो टेबल होने जा रहा है। तो हरिमोहन भाई अब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या मोदी ट्रंप के कार्यकाल में ही चुनाव को प्रीपोन करके करा सकते हैं क्या 2029 वाला चुनाव 2028 में? देखिए, ये तो एक प्रेडिक्शन होगी, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि डरने का नेचर नहीं है हमारी सरकार का। हमारी सरकार का डरने वाला नेचर नहीं है, बच के निकलने वाला नेचर नहीं है कि पहले ही कर ले भाई, डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखो किस्मत की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डरने वाला नेचर ना होने की वजह से तैयारी करने वाला नेचर, यानी वो जो 5 साल बाद जो होगा उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। किन मुद्दों पर किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। भाई 2024 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी थी, मुद्दा नहीं चला वो एक अलग मैटर है, लेकिन 2029 का चुनाव 24 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी थी। इसलिए राम मंदिर का फैसला 2019 में करवा दिया गया, शिलान्यास 2020 में करवा दिया गया, और 2024 तक 22 जनवरी तक मंदिर का एक बड़ा हिस्सा बनाकर तैयार करके उसका प्राण प्रतिष्ठा करवा के उसको राम जी का नाम लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। तो मेरा मानना है कि बीजेपी अपने 5 साल की तैयारी पहले से शुरू कर लेती है। अब अगले ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही करती है, डीप स्टेट भी करता है। हमें यह समझना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले राहुल गांधी चाइना की गोद में खेल रहा था। चाइना कैसा भी है, उसे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं पता, और अमेरिका जो है उसे उसके डीप स्टेट को डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। डीप स्टेट जानता है। उसने दांव लगा रखा था डीप स्टेट ने अरविंद केजरीवाल पर। अब उसकी बदकिस्मती कहो या कुछ भी, अरविंद केजरीवाल उस लेवल पर आगे नहीं बढ़ पाया जैसी उसको उम्मीद थी। तो उनको एक नया वाला प्राणी चाहिए था, नया सिक्का चाहिए था, या नया घोड़ा चाहिए था, वो था राहुल गांधी। यही रीजन है 2014 से 19 के बीच में राहुल गांधी की राजनीति बड़ी कंफ्यूज वाली थी। कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी जनेऊ दिखा रहे हैं, कभी गोत्र बता रहे हैं, कभी कुछ। 2019 के बाद एकदम से राहुल गांधी ने यू टर्न मारा, और इसलिए मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक चीज बड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरे को जो राहुल गांधी की राजनीति में पैटर्न नजर आया वो क्या है, पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ये नजर आया कि राहुल गांधी असलियत में 2 तरीके का खेल खेलते हैं, ये अभी खेल रहे हैं, और हमें इस चीज को बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक जिसमें हम ध्यान भटकाए रखते हैं, हमारा ध्यान जाता है कि वो बकवास कर रहे हैं, लिटरली तगड़े वाली बकवास करते हैं। अब वो जी कैसे तगड़े वाली कि जी जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, 20,000 बंदे लाएंगे, ओके। उसके बाद जी वो बात कर रहे होते हैं कि मतलब उससे पहले भी और भी कि भाई क्या नाम है, मोदी अडानी मोदी अडानी। असलियत में एक पक्ष होता है चर्चा में बने रहना, और डीप स्टेट ने ऐसे लोगों को चर्चा में बनाए रखा। और डीप स्टेट के तरीके को देखिए, मोहम्मद यूनुस जो एक कल्प्रिट था, जो एक बहुत तगड़े वाला जिसे कहते हैं भ्रष्टाचारी था, जिसके ऊपर केस चल रहा है, उस बंदे को भी चर्चा में बनाए रखा नोबेल प्राइज देके। कैन यू इमेजिन, नोबेल प्राइज एक भ्रष्टाचारी बंदे को दिया जिसका फेल्ड मॉडल था, उसको नोबेल प्राइज देने का मतलब है उसे चर्चा में बनाए रखा, उम्मीद जगाए रखी कि हाँ भाई जब भी इसको इस्तेमाल करना हो कि ये एक पर्सनैलिटी है, गलत है सही है वो बात की बात। आप इससे अंदाजा लगाइए, सीरिया के अंदर एक $10 मिलियन का आतंकी, इनामी आतंकी, उसका CNN से इंटरव्यू करवा रहे हैं क्योंकि उसे चर्चा में लेके आना था। जेलेंस्की जैसा एक बंदा जिसका मतलब एक प्ले ही तो था जिसको वो मतलब चला रहा था, और उसको बहुत ज्यादा हाइप दे दी गई कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, और उसको राष्ट्रपति बना दी क्योंकि वो चर्चा में बनाए रखे हुए थे। एक हीरो यानी एक पब्लिक फिगर चाहिए उसे, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो बहुत अच्छे तरीके से वो डीप स्टेट जानता है कि इसकी इमेज को नेगेटिव कैसे करना है और पॉजिटिव कैसे करना है। भारत में ये कामयाब नहीं हो पा रहा क्योंकि भारत में
ग्राउंड में माने या ना माने, आरएसएस जो काम करती है लोगों से संपर्क बनाकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है जो शायद किसी को नहीं समझ में आता, और वो इतना साइलेंटली काम कर रही होती है कि वो किसी को समझ में नहीं आ रहा, और उसे रूट्स पता है। और यही रीजन है कि अभी आप देखोगे बीजेपी ने थोड़ा सा अपनी रूट्स को छोड़ा और बीजेपी के पांव उखड़ने शुरू हो गए, और दोबारा उन रूट्स को पकड़ा तो महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर जो कांड किए, मतलब काम किए, या जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। तो डीप स्टेट इसलिए काम कर नहीं पा रहा, लेकिन करना तो है उसने। अब देखिए खेल क्या हो रहा है। राहुल गांधी अपने आप को चर्चा में बनाए हुए है, बेवकूफी वाली बातें करके कैसे भी, लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं जिस पर लोगों की नजर नहीं जा रही। उसे मानिए 2024 में इस वजह से झटका लगा था जी। क्या है वो चीज? राहुल गांधी ने बकवास करी, चलो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी। उस भारत जोड़ो यात्रा में न्याय 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 चिल्लाया। उस न्याय का असर क्या हुआ? लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बिठा दी, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बात बिठा के ये कहा कि देखो भाई, ये जो न्याय है, ये मैं बार बार कह रहा था भाई, ये बार बार न्याय यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, तो उसका मैसेज कौन? कि भैया भारत कोई तोड़ रहा है और मैं जोड़ रहा हूं। ठीक है, वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। लेकिन दूसरी वाली यात्रा जो थी इलेक्शन से जस्ट पहले, वो बड़ी जबरदस्त थी, न्याय। न्याय जब ये बार बार चिल्ला रहा था, जो किसी ने शायद पकड़ा नहीं पकड़ा, लेकिन एक अंदर की बात ये थी कि भाई उसमें देखो, हमें न्याय चाहिए, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। यानी अंडरस्टूड है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है और कोई अन्याय कर रहा है। जो किसी के साथ अन्याय हो रहा है, वो पता है कौन फील करेगा? उसे बता के आने की जरूरत नहीं है। जब आप बार बार न्याय न्याय चिल्लाते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आदमी दुखी है, चाहे वो किसी भी रीजन से दुखी है, चाहे उसे अपने ही घर वालों ने दुखी कर रखा है, उसको लगेगा कि मेरे साथ अन्याय है। अब उसको फीलिंग जब आएगी कि मेरे को अन्याय हो रहा है, तो वो कौन अन्याय कर रहा है वो ढूंढने निकलता है। तब उसे बताया गया डिक्टेटर आ रहा है, तब उसे बताया गया डेमोक्रेसी खतरे में है, तब उसे बताया गया संविधान खतरे में है, तब उसे बताया गया खतरे में। अब आप सोचिए, स्टेप 1 क्या था? अन्याय हो रहा है। स्टेप 2 क्या है? डेमोक्रेसी खतरे में है। लोगों को लगा हाँ ये बात थी, ये जो कहानी थी, ये इसने कहा। अब उसका नेक्स्ट लेवल क्या? कास्ट सेंसस। और ऐसा नहीं है वो नहीं चला, कुछ हद तक चला। बीजेपी को 63 पे धकेलने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो एक अलग मैटर है कि अगर बीजेपी के पास बिहार में जीतन राम मांझी और पासवान नहीं होते तो वहां पर भी झटका लगता। अगर बीजेपी की वो जो बहन योजना समथिंग जो मध्य प्रदेश में चला रखी थी, वो नहीं चलती और कांग्रेस थोड़ी सी भी मजबूत होती तो मध्य प्रदेश में भी चलता, बहुत जगह चलता। वो हरियाणा में चला, राजस्थान में चला, मध्य प्रदेश में चला, सॉरी महाराष्ट्र में चला, यूपी में चला। इस चीज को हमें समझना होगा। तो राहुल गांधी अभी भी यही कर रहे हैं। एक तरफ तो वो बकैती कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन अंदर खाते दो चीजों के ऊपर वो काम कर रहा है। पहला कास्ट सेंसस पे, यानी वो जो डिवाइड एंड रूल वाला मामला है वो उसे नहीं छोड़ा है। कास्ट सेंसस पे वो लगातार बोल रहा है। अडानी अंबानी पे वो लगातार बोल रहा है। वो बार बार कह रहा है हलवा बढ़ रहा है, हलवा बढ़ रहा है, हलवा बढ़ रहा है, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं। और बीजेपी डिफेंसिव मोड में है। बीजेपी सिर्फ जॉर्ज सोरोस के नाम पर उसके ऊपर अटैक कर रही है, लेकिन उसका काउंटर अभी भी नहीं मिल रहा है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईवीएम। वो लगातार ईवीएम के ऊपर आप देख लीजिएगा, अगले 5 साल लगातार ईवीएम पे सवाल उठाता रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, चर्चा 1-2 लोगों ने शुरू कर दी है। 2027-28 के अंदर शोर मचना शुरू हो जाए, मूवमेंट ईवीएम के अगेंस्ट होकर हम ईवीएम के थ्रू चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो हम चुनाव नहीं करेंगे। आप समझिए, अडानी पर मामला जो है जोड़कर देखिए, अडानी वाले मामले को जोड़कर देखिए, हलवा बढ़ रहा है से वो अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में बातें बिठा रहा है कि भाई तुम लोगों का जो बहुत सारा मामला है वो खतरे में है और ये बीजेपी सारा हलवा किसी और को खिला रही है। वो एक अलग मैटर है कि बीजेपी कह रही है बटोगे तो कटोगे, वो इफेक्ट कर रहा है। और मेरी बात मानिए, वो इफेक्ट इसलिए ज्यादा कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहा है। जिस दिन बांग्लादेश शांत हुआ, जिस दिन बांग्लादेश से वो खबरें आनी बंद हो गई, या जिस दिन वो बातें इररिलेवेंट हुई, तो दोबारा से वो जो हलवा बढ़ रहा है वाला नैरेटिव
दोबारा शुरू किया जाएगा। और तब वो जो बटोगे तो कटोगे का नारा इतना इफेक्टिव जब नहीं रहेगा, और वो जो दुनिया में जो इस्लामिक जो एग्रेशन चल रहा है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, या जानबूझकर उसे सोशल मीडिया दबा देगा। भाई सोशल मीडिया अभी क्या कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, हाँ भाई चल रही है। अगर वो वीडियोस दबती हुई नजर आती हैं, वो खबरें बाहर निकलती हुई नजर आती हैं, वो नैरेटिव जो है वो सेट होता हुआ नजर आएगा, तो उसके वहां वो जो खेल होगा वो खतरनाक होगा। हालांकि डीप स्टेट में से एलन मस्क का निकलना अपने आप में एक अचीवेबल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अभी भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर इंफॉर्मेशन उस लेवल पर जा रही है, उस फॉर्म में जा रही है जो कि बीजेपी के फेवर में है। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 4 साल में ये खेल होगा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को सप्रेस कर दिया जाएगा और बहुत धीरे धीरे पाकिस्तान वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी। पाकिस्तान वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक एक जगह पर 2 4 10 बंदों को खड़ा कर दिया जाएगा। अब हिंदू लड़कियों को एबडक्ट करके उठा के उनका धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। लो इंटेंसिटी वॉर बांग्लादेश में चालू हो जाएगी, जिसका एक आधी खबर रोज आएगी। यानी अब एक साथ 10,000 के ऊपर तूफान नहीं मचाया जाएगा। अब बांग्लादेश के अंदर बहुत लो लेवल पर लो इंटेंसिटी वॉर के अंदर किया जाएगा। एक एक 2 लड़कियों को रोज उठाया जाएगा और साल की 1,000 2,000 लड़कियों को उठाकर उनको धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। यानी अब ये लड़ाई धीरे धीरे चलेगी। बांग्लादेश ऊपर से शांत लगेगा, लेकिन अंदर एक अंडर करंट होगा, और वो जो अंडर करंट होगा बीजेपी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर, भारत उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। पॉलिसी रही है पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पाए, तो यहां क्या करोगे, तो यहां और बुरी सिचुएशन होगी और वहां से टेररिस्ट भारत आएंगे, एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो खेल होगा, जब बांग्लादेश शांत होता हुआ नजर आएगा, तब आपका बटेंगे तो कटेंगे का नारा इतना इफेक्टिव नजर नहीं आने वाला। और जब वो इफेक्टिव नजर नहीं आएगा, तब ये हलवा बट रहा है, अडानी और ये सारे मामले दोबारा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। वहां एक बार दोबारा से ईवीएम का शोर मचाया जाएगा, और जब ईवीएम का शोर मचाया जाएगा तो वहीं से सिचुएशन आपको एक अलग डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएंगी। बांग्लादेश 24 में नहीं बन पाया, 29 में बनाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी क्या कर रही है लास्ट संदीप भाई, सॉरी मैं बोलते जा रहा हूं, मेरे दिमाग में रट के आया था आज रात को बैठ के, तब जाके हम सुना। तो हम क्लास में कई बार होते रट के आए, अभी बोलने दो, बीच में मत बोलो, सॉरी। इसलिए एक लास्ट यहां पर हमें यह समझना होगा कि सरकार क्या तैयारी कर रही है। जिस इकोसिस्टम पर अटैक की या जिस इकोसिस्टम को तोड़ने की बात की जा रही है, वो ये इकोसिस्टम जो उस टाइम पर काम करेगा एकदम से खड़ा होगा। आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, बीजेपी ने अपने साथ एक बंदे को मिलाया है, गजब बंदा है और दलित है, पत्रकार है, राजीव मंडल नाम है उनका, या क्या नाम है, दिलीप सिंह मंडल। उस बंदे को रिप्लाईज देखता हूं मैं बीजेपी की तरफ से अंबेडकर वादियों को, चाहे वो कैसा भी रहा बंदा, इस टाइम पर बीजेपी के साथ खड़ा हो। वो तुरंत इलेक्शन के तुरंत बाद क्यों आए, पहले ये बताओ। ये सोचने वाली बात है। बीजेपी बहुत माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। वक्फ बोर्ड बीजेपी को अब रोक नहीं पाएगी बीजेपी, और जितना इफेक्टिव, और वक्फ बोर्ड को हम लोग देख रहे हैं लैंड जिहाद, बाकी देख रहे हैं लैंड जिहाद, मैं देख रहा हूं वक्फ बोर्ड आके वक्फ बोर्ड पे कंट्रोल करके असलियत में कोशिश की जाएगी कि ये जो फंडिंग की कमर है ये तोड़ दी जाए। जमीन कब्जा करके उसको कन्वर्ट करके उसको बेच के फंडिंग रेज करके हिंदुस्तान में जो एनआरकी क्रिएट की जाती है, उस फंडिंग की कमर तोड़ने के लिए वक्फ बोर्ड को एस्टैब्लिश होना जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है। ये एक अलग ही लेवल जो संशोधन, देखते हैं आगे कहां जाएंगे। जी सॉरी, ज्यादा टाइम आपने नहीं कोई बात नहीं सर, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि हर आदमी चुनाव के 5 साल पहले की तैयारी करता है कि 5 साल बाद वो उसका क्या होगा। जैसे मोदी जी ने 2014 में से जनधन खाते की जब शुरुआत की थी, तो 19 आते आते उसका बहुत तगड़ा असर दिखा था, और 20 में भी दिखा। ऑफ कोर्स जनधन खाते सब लोग कह रहे थे क्या है, पर अंततः वो डीबीटी वो सारी चीजें, फिर 6,000 रुपए देना, वो सब बहुत क्लियरली उसका असर दिखा। ऐसे डीप स्टेट ने भी केजरीवाल पैदा किया था 12-13 में, 14 में लाके उतारा कि अब अगेंस्ट मोदी यही काम करेगा। खैर वो फ्लॉप हो गया बाद में, एक अलग मैटर है। आप सही कह रहे हैं कि आज जो नींव डाली जा रही है, और बाबा जी की बात मैं बहुत सहमत हूं कि
आज जो हो रहा है शुरू के 6 महीने में, क्योंकि 370 भी शुरू के 6 महीने में हटा था, राम मंदिर का फैसला भी, और वो 24 का प्लैंक था। आज जो हो रहा है 6 महीने में, इस 6 महीने को देखना बहुत 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 जरूरी है कि आज क्या 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 नीतियां डाली जा रही हैं, क्योंकि जब सॉलिडिफाई हो जाएंगी 29 तक, तब देखा जाएगा। तो बाबा जी, जो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो अब आ रहा है, इसको बहुत सॉलिड तरीके से मोदी सरकार प्रेजेंट करने जा रही है, और वक्फ बिल जो फंडिंग है, तो ये जो शुरू के 6 महीने के काम हैं, ये कितने महत्वपूर्ण दिख रहे हैं आपको, और पर्टिकुलरली वन नेशन वन इलेक्शन का? देखिए, मैंने बोला ना कि मोदी सरकार का असली जो रौद्र रूप और मोदी का एक नया रूप, आज सुबह मैं और जब संदीप भाई बात कर रहे थे ना, तो वो हम गॉडफादर की एनोलॉजी दे रहे थे कि माइकल कॉर्लोनी बहुत 4 साल तक जो है बड़ा कमजोर प्रिटेंड करता रहा, बट इनफैक्ट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द ऑल आउट वॉर। सर, मोदी 20 जनवरी के बाद मोदी का प्रचंड रूप आपको देखने को मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात में एक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ईवीएम का जो मुद्दा है ना, ईवीएम के मुद्दे पर मोदी विपक्ष के, इंडी अलायंस के ज्यादातर घटक दलों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे ईवीएम का रोना ममता बनर्जी नहीं रोती है, ईवीएम का रोना आपका स्टालिन का परिवार भी नहीं रोता है, ईवीएम का रोना कश्मीर वाले भी नहीं रोते हैं, ईवीएम का रोना मुख्यतया कांग्रेस का है। कुछ हद तक थोड़ा बहुत जो है वो अखिलेश यादव, जबकि वो यूपी के चुनाव हारते हैं तब रोने लगते हैं। तो ये ज्यादातर इंडी के घटक दलों को, स्पेशली ममता बनर्जी जैसे बड़े लीडर्स को, ये ईवीएम का राग नहीं अलापेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईवीएम के खिलाफ जो राहुल गांधी का जो प्रलाप है वो बहुत ज्यादा बड़ा बन पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में डीप स्टेट का, जॉर्ज सोरोस का सिर्फ एक प्यादा बचा है इस देश में, सिर्फ एक प्यादा, वो है मुसलमान। मुसलमान को व्यापक स्तर पे बड़ी संख्या में सड़कों पर उतारकर अराजकता फैलाने की साजिश हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि मोदी सरकार इसको कैसे टैकल करती है। अगर ये कोई बड़े लेवल का कुछ प्लान करते हैं, और उनके लिए मुद्दों की कमी नहीं है, उनके लिए यूसीसी, एनआरसी, वक्फ बोर्ड, और उसके बाद ये जो मस्जिदों के नीचे मंदिर दबे होने की जितनी भी ये सर्वे की प्रक्रियाएं हैं, तो मुसलमानों के पास बहुत मुद्दे हैं, और मुसलमानों के पास अराजकता फैलाने की एक बहुत तगड़ी इनहेरेंट, इनबिल्ट प्रवृत्ति है। मुद्दे हैं या बहाने हैं सर? बहाने हैं भाई, उनके लिए तो मुद्दे हैं, मैं तो, पर हम जानते हैं बहाने हैं। और उस केस में ये जितना एंडी कमाल है ना सर, ये उनके पक्ष में आके खड़ा हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए, संभल वाले मुद्दे पे सारा एंडी अलायंस उनके पक्ष में बोला। 80% हिंदू बहुसंख्यक है, पर एंडी अलायंस का कोई नेता हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोला, सभी उनके पक्ष में बोल रहे हैं। मुझे अखिलेश यादव का वो फेसबुक पोस्ट भूलता नहीं है, जहां उन्होंने कहा कि संभल में हमें, मतलब मुसलमानों को न्याय मिलेगा। मतलब उसके अंदर जो मस्जिद के नीचे जो शिव हरिहर मंदिर दबा हुआ है,
वो हमें हिंदुओं को नहीं मिलेगा, मुसलमानों को न्याय मिलेगा। तो आज अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस के सभी घटक दल उनके पक्ष में खड़े होंगे। सर न सिर्फ उनके पक्ष में खड़े हैं बल्कि हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं विष्णु शंकर जैन जी, उनको टारगेट करते हुए बकायदा फोटो ट्वीट की है, फेसबुक पोस्ट किया अखिलेश यादव ने कि इनकी वजह से दंगा हुआ है, और उनको उसके बाद जो है तमाम तरीके की धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान पे बात आ गई है। मतलब हिंदुओं को कटवाने की प्रवृत्ति जो इनके पिताजी में थी वो इसमें भी है, बस इसको मौका नहीं मिल रहा है अली शेख यादव को। खैर मुझे लगता है आज की चर्चा जो है हमारी बड़ी जरूरी थी, बड़े काम की थी। और इसमें मैं एक बात और कहूंगा कि आनंद राजाध्यक्ष जी कहते हैं कि अक्सर जो हम कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है प्रोवोकेशन होगा, अभी बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन होगा कि भारत सरकार को मजबूर किया जाएगा कि जैसे यूक्रेन ने मजबूर किया रशिया को कि हमला करने के लिए, बहुत कुछ ऐसा होगा जो बांग्लादेश पर भारत सरकार युद्ध में कूद पड़े। ये अमेरिका की डीप स्टेट की बड़ी चाह है, इसीलिए यूनुस को लाया भी गया है। पर बांग्लादेश पर हमला करने से पहले ये भी देखना है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी सेना तो भारत के अंदर बैठी है, जो बाबा जी कह रहे थे जिसको सड़क पे आने की आतुरता है, वो बांग्लादेश की सेना है, वो पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बोलते हैं ये कि भारत के अंदर वाले हमारे साथ हैं, तो और हम लोग को भी दिखता है। आगे देखते हैं इससे कैसे निपटा जाएगा। और इन घटनाओं पर ये सारी डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, हम अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग सारी घटनाओं के एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक वृहद रूप देने का कि ये सब कनेक्टेड है। बांग्लादेश में हो रहा है, राहुल गांधी कर रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इधर हो रहा है, संभल हो रहा है, सब जुड़ा हुआ है और सब कुछ हमारे और आपके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हिंदुओं के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये नॉर्मल चुनाव या नॉर्मल घटनाएं नहीं है, ये इतिहास जब भविष्य होगा वो आज देखा जाएगा कि इतिहास में ये सब क्या हो रहा था, कैसे हिंदुओं ने अपने आप को बचाया, किस तरीके से बचाया, ये पढ़ाया भी जाएगा, ये सब होगा। और आज हम और आप इसको जी रहे हैं, तो ये बड़ी जरूरी बातें जो हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि कृपया ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हरिमोहन सर का चैनल ज्योतिर्मय भी सब्सक्राइब करें, ताकि इन बातों पर लगातार आपकी मदद से ये बात हम दूर दूर तक पहुंचा सकें और जनता को थोड़ा बहुत समझा सकें, बता सकें कि क्या हो रहा है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। चर्चा लंबी रही और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा की खरी कोटी दोनों लोग को धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।